विपक्ष को भी ये खास तौर पर लग रहा है कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोग कहीं न कहीं उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि विपक्ष के एकमात्र नेता है जिनको सारा विपक्ष अब अपना नेता मानने को तैयार हो गया है, क्योंकि तो ये एक निर्णायक लड़ाई में तब्दील हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बनाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। क्या वोट चोरी का खेल कांग्रेस इतना बड़ा करने वाली है कि मोदी सरकार की और यानी कि मोदी की कुर्सी हिल सकती है? राहुल गांधी अब सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो देश भर में ज्वालामुखी जगाने जा रहे हैं। उन्होंने अब लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। वो 14 अगस्त की शाम को निकाला जाएगा। इसके अलावा केवल एक नहीं, इसके अलावा 22 अगस्त से 7 सितंबर तक एक और मार्च निकाला जाएगा जो होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उसमें रैलियां निकाली जाएंगी। देश भर में ये काम किया जाएगा, जिला मुख्यालय में चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और फेज में कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ और करने जा रहे हैं, वो है कि आम जनता के बीच जाएंगे, उनके हस्ताक्षर लेंगे और उनको जागरूक करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को घेरा जाएगा। वो पूरी जो आरोप अभी स्टेज पे लगाते हैं, रैलियों में लगाते हैं, वो आरोप अब घर घर जाकर लगाए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इससे बचने की कोशिश कर पाएगी? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सच हुए, अगर राहुल गांधी ने उनको साबित कर दिया, क्योंकि आरोप तो मोदी भी और बीजेपी भी पहले लगाती रही। बहुत केसेस ऐसे हुए जिसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया, लेकिन आरोप ऐसे चिपके कि कांग्रेस ही गिर गई, सरकार गिर गई। अगर राहुल गांधी के आरोप हो सकता है हल्के फुल्के इधर उधर के हों, लेकिन वो जनता के मन में बैठ जाए, जैसा कि अभियान चलाने जा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? सवाल कई हैं और खबर भी बड़ी है, और इस बड़ी खबर पर बात करेंगे आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और अब वो बताएंगे कि इसमें असली खबर क्या है। ये ऐसे ही कांग्रेस का अभियान है जो कि नॉर्मल होता था या कुछ अलग होने वाला है? आशुतोष सर। बिल्कुल, कभी-कभी तो अंकुर मुझे लगता है कि आप ही मेरी खबर ले लेते हैं और कभी-कभी मैं भी आपकी खबर ले लेता हूँ। देखो, ये जो इस वक्त जो राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस कांग्रेस पार्टी को ये साफ तौर पर लग रहा है, विपक्ष को भी ये खास तौर पर लग रहा है कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस मौके को अब गंवाना नहीं चाहिए। पहली बार मैं इस बात को देख रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि जब कांग्रेस पार्टी के किसी कैंपेन को जनता के बीच से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर भी उनको काफी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब महादेवपुरा की को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर रहे थे, तो उनके जो तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स थे, एक प्लेटफॉर्म पे तो 35,000 लोग उनको लाइव देख रहे थे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 15,000 लोग उनको लाइव देख रहे थे। जहां तक मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पर भी उनको खूब जम के लोगों ने देखा है और एक बिल्कुल। आंकड़ा तो ये भी कहता है कि तकरीबन 20 करोड़ के आसपास लोग अब तक उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख चुके हैं। तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही साथ लोगों के बीच में उनका ये मुद्दा लोगों से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस मसले पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछले दिनों मार्च निकाला था राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष में, उसमें लगभग पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया था। तो वो दो चीज इंडिकेट करता है। एक इंडिकेट ये करता है कि ये अकेला ऐसा मुद्दा है पिछले कई महीनों में या सालों में जिस पर पूरा विपक्ष एक मत है, एकजुट है, एक राय है और सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उनके खिलाफ कोई खेल कर रहे हैं। अब खेल कर रहे हैं नहीं खेल कर रहे हैं एक अलग तरीके का प्रश्न है, ये एक राजनीतिक सवाल हम्म, है, लेकिन हम्म, उनको लगता है कि उनके खिलाफ खेल किया जा रहा है और चुनाव में उनको जानबूझकर हराया जा रहा है। एक तो ये प्रश्न खड़ा हो गया, इसलिए सारा विपक्ष एकजुट हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसका एक जो सांकेतिक अर्थ ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी संवैधानिक या कानूनी तौर पर हुए हैं, लेकिन जो एक स्वाभाविक नेतृत्व जो होता है उसके माध्यम से भी वो एक उभर कर आए हुए हैं, यानी विपक्ष के एकमात्र नेता है जिनको सारा विपक्ष अब अपना नेता मानने को तैयार हो गया है। तभी तो उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग की तरफ मार्च करने की बात हुई थी। अब बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि इसको हमें अब छोड़ना नहीं चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हमें जनता के बीच में जाने की जरूरत है और अब उसको एक बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। हम्म, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आंदोलनों की पृष्ठभूमि बनती है और धीरे हम्म, धीरे एक बड़ा स्वरूप अख्तियार कर लेता है। चाहे आप 1972-73 के बाद से
जब गुजरात के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मेस बिल बढ़ा था, तकरीबन 30-32% के आसपास मेस बिल बढ़ा था, और वहां के छात्रों ने जब आंदोलन शुरू किया था, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं थी कि अंततः ये स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि इसकी वजह से न केवल गुजरात की सरकार जाएगी, बल्कि इंदिरा गांधी को भी 1977 के चुनाव का हार का सामना करना पड़ेगा, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लोगों को उस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। बहुत छोटी सी घटना थी, उसको चाहते तो अगर ठीक से डील करते तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती, लेकिन जो सरकारों का अपना एरोगेंस होता है, अहंकार होता है, वो इसको भूल जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, जब विश्वनाथ प्रताप, राजीव गांधी की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वो एक तरीके से विरोध की मुखर आवाज बनने लगे, तो बोफोर्स का एक मुद्दा उन्होंने उठाया, और वो बोफोर्स का मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि 400 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आने वाले राजीव गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से अगर आप देखें 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 2009 में जब मैंने रविशंकर प्रसाद जी का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि आशुतोष जी मैं क्या करूं, मेरी पार्टी चुनाव हार गई है, तो क्या अपना दफ्तर बंद कर दूं? और लोग ये कहने लगे थे कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि 2014 में भी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार पलट के आ सकती है, उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन वहां से अचानक एक आंदोलन जंतर मंतर पे होता है, और उससे लोग जुड़ने लगते हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, और अंत में मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती है और कांग्रेस पार्टी को ऑल टाइम लोएस्ट जीत हासिल होती है। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, अगर इसको ठीक से कांग्रेस पार्टी ले जा पाई, जनता के बीच में अगर जोड़ पाई, तो मेरा मानना यह है कि मैं कई दिनों से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ये एक निर्णायक लड़ाई में तब्दील हो सकता है। भारत एक बड़े बदलाव के लिए भी तैयार हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। बिल्कुल, राहुल गांधी तो पहले कह चुके हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि जो अभी तक कर रहे हैं, जिस पर इतना हंगामा हो जाता है, वो बस एक ट्रेलर है और अभी पिक्चर तो बाकी है। अब पिक्चर की हो सकता है ये शुरुआत हो रही हो। अब देखते हैं कि आगे शुरुआत में क्या-क्या करते हैं, आगे फ़िल्म में कहाँ पर ट्विस्ट आते हैं, क्या होता है, वो तो देखेंगे। लेकिन आशुतोष सर, बीजेपी भी तो नैरेटिव बनाएगी, लेकिन इकलौते ये तो नहीं कर लेंगे कि हाँ, इन्होंने पूरा सेटअप कर दिया। बीजेपी क्या कर सकती है? कोई ऐसा पैंतरा तो होगा मोदी के पास, बीजेपी पास होता है कि वो नैरेटिव ऐसा बनाती है कि आपकी सारी मेहनत गुड़ गोबर हो जाती है। देखिए, जब हवा आपके साथ चलती है तब आप कुछ भी कहते हो नैरेटिव बन जाता है। जब हवा हुँ, आपके खिलाफ चलने लगती है या हवा रुक जाती है, तब नैरेटिव बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आप 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखें, जब राम मंदिर का आलीशान उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नैरेटिव बनाने में लगातार कामयाब रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी बात को लेकर यह है कि जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया, और विपक्ष ने कहा कि आप 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप भारत के संविधान को बदलना चाहते हो, तो राहुल गांधी जब एक संविधान की कॉपी लेकर जब लोगों के बीच में जाने लगे, तो बीजेपी मजबूर हो गई उसका जवाब देने के लिए, और बीजेपी को कहना पड़ा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी वो संविधान को नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से कास्ट सेंसस का शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने मजाक उड़ाया, और एक खास मीडिया वर्ग ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश की। राहुल गांधी को तो मुद्दे नहीं मिलते, वो कुछ भी मुद्दे उठा लेते हैं, और उसका जीवन में और जमीन में किसी तरीके से कोई कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बाद में वही कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले, और आरएसएस को कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए, राजनीति के लिए नहीं। तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सीटें घटकर 240 पे आके टिक गई, और अगर उड़ीसा की मदद नहीं मिली होती तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और भी कम हो जाती और शायद सरकार बनाने में दिक्कत पैदा होती। तो ये जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन था, या फिर कास्ट सेंसस का जो कैंपेन था, इस पर बीजेपी नैरेटिव नहीं बना पाई। तो जब जब ये होता है कि जो आदमी पहले नैरेटिव बनाता है, और सत्ता में हो या विपक्ष में आप उसको रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब ये आपकी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। अब वोट, जो जो ये नया मुद्दा राहुल गांधी लेकर आए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो फिर अब इन्होंने जोड़ दिया क्या, वन वन वोट, और एक इसको संविधान वन से मैन वन वोट। जोड़ दिया। हाँ, वन मैन वन वोट से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी का नारा क्या था, वन नेशन वन इलेक्शन। हुँ, अब इन्होंने कह दिया कि वन मैन वन वोट, और लोगों को लगता है कि उनका वोट तो छीना जा रहा है, उनके हुँ, उनके बहाने कुछ गलती की जा रही। भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनाव चुनाव आयोग के माध्यम से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है
सुप्रीम कोर्ट में भी अपने को मजबूती से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इस वक्त माहौल बन गया है, उस माहौल में लोग यहां तक कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी इतनी वकालत कर रही है? अगर चुनाव प्रक्रिया में अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो तो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो जो नैरेटिव बनाने की जो कला होती है, वो हवा जब आपके पक्ष में बहती है तो बहुत आसानी से नैरेटिव बन जाता है, और जब हवा आपके साथ नहीं बहती होती तो बहुत मुश्किल होता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पिछले डेढ़ सालों में अगर आप देखें, बल्कि सवा साल में देखें, तो विपक्ष नैरेटिव बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर को ही देख लीजिए, नैरेटिव बना दिया कि आपने सीजफायर क्यों किया, आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार आपको हमला कर रहे हैं, तो सरेंडर नरेंद्र का नैरेटिव बन गया और बीजेपी उसको डिफेंड नहीं कर पाई। तो इसलिए नैरेटिव बनाना आसान नहीं होता है, और आज की तारीख में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव बनाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। बस अब ये देखना है कि इसको वो कैसे अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाते हैं। अगर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जा पाए, जनता अगर इसके साथ बड़ी संख्या में जुड़ पाई, तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, और राहुल गांधी केवल, जो उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर की शुरुआत तो वो कर ही चुके हैं। जो मैंने अभी जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं इस मुद्दे की, 17 अगस्त को बिहार में भी वो यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर भी वो घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर वो शुरुआत तो कर चुके हैं नैरेटिव बनाने के मामले में। अभी वो आगे हैं, मोदी नैरेटिव कि उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। उनके जो पहले थे वन नेशन वन इलेक्शन, वो भी आशुतोष जी ने बताया कि कैसे उन्होंने कवर करके क्या लगाया है। कुल मिलाकर अब राहुल गांधी कांग्रेस जो देश में अब आरोप नहीं, अगर ज्वालामुखी फोड़ती है, लोगों के दिमाग को जगाती है, तो जो आशुतोष ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.